नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी मोदी के खिलाफ राहुल गांधी को मिली बड़ी जीत की, सिंधिया के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरी प्रियंका गांधी की, बात करेंगे महाराष्ट्र में अजीत पवार को लगे जोरदार झटके की, कपिल सिब्बल के वार से बेचैन हुई बीजेपी की, साथ ही जानेंगे कैसे यूसीसी पर बुरे फंसे पीएम मोदी। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी राजस्थान में पेपर लीक मामले से गरमाई सियासत की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हिमाचल में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू में ठनी। राज्यपाल ने सरकार के 2 विधेयक रोके। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लीगल ओपिनियन मांगा। 2024 की तैयारी में जुटी बीजेपी, कई प्रदेश अध्यक्ष बदले गए। पंजाब में सुनील जाखड़, तेलंगाना में किशन रेड्डी, आंध्र में डी पुरंदेश्वरी और झारखंड में बाबूलाल मरांडी को दी गई कमान। जमीन के बदले नौकरी मामले में लल्लन सिंह ने तेजस्वी यादव को बताया निर्दोष, कहा बहादुर है तेजस्वी यादव। सीबीआई को पढ़ा लिखा कर चार्जशीट करवा रही है बीजेपी। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 274 अंकों की तेजी के साथ 65,479 पर हुआ बंद। निफ्टी 66 अंकों की उछाल के साथ 19,389 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मोदी मानहानि मामले में आज राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने सभी मोदी चोर कहने के मामले में दायर याचिका पर आज सुनवाई की और निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी। राहुल गांधी को अब इस मामले में व्यक्तिगत तौर पर हाजिर नहीं होना पड़ेगा। इस मामले में अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। मोदी सरनेम मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की व्यक्तिगत पेशी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। आपको बता दें कि रांची निवासी प्रदीप मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी मामले में मानहानि का केस किया है। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। विशेष अदालत ने इस पर राहुल गांधी को सशरीर पेश होने का आदेश दिया। राहुल गांधी की ओर से इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। आज हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी गई। आपको बता दें कि प्रदीप मोदी ने अपनी अर्जी में आरोप लगाया है कि 23 अप्रैल 2019 को लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी जब रांची में चुनावी सभा को संबोधित करने आए थे, तब उन्होंने मोदी सरनेम वाले लोगों पर टिप्पणी की थी। इससे पूरे समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील मोदी ने भी राहुल के खिलाफ 2019 में मानहानि का केस दर्ज कराया है। याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी ने मोदी को चोर कह के पूरे मोदी समुदाय का अपमान किया है। मोदी सरनेम से जुड़े एक अन्य मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा गुजरात की सूरत कोर्ट से पहले ही मिल चुकी है, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता भी रद्द कर दी गई। मोदी सरनेम से जुड़ी टिप्पणी के बाद राहुल गांधी की मुसीबतें लगातार बढ़ी हुई हैं। इस टिप्पणी के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट में भी मामला चल रहा है। हाई कोर्ट इस मामले में सुनवाई पूरी कर चुका है। कोर्ट कभी भी फैसला सुना सकता है। मोदी के खिलाफ राहुल की ये बड़ी जीत है। इधर मध्य प्रदेश में जीत के लिए प्रियंका गांधी ने कमान संभाल ली है। इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव का ब्लूप्रिंट कांग्रेस ने तैयार कर लिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने राजनीतिक मामलों की उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में खासतौर पर बड़े नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की प्रदेश भर में होने वाली जनसभाओं पर चर्चा की गई। प्रियंका गांधी 22 जुलाई को ग्वालियर में एक बड़ी आम सभा को संबोधित करने जा रही हैं, जहां उनके निशाने पर सिंधिया होंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी तैयारियों को धार देनी शुरू कर दी है। कांग्रेस की तैयारियों से साफ है कि इस बार राज्य की सत्ता पर कांग्रेस वापसी करने वाली है। राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने अब मध्य प्रदेश में मोर्चा संभाल लिया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जबलपुर से कांग्रेस के चुनावी अभियान का आगाज कर चुकी हैं। अब वो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर आने वाली हैं। प्रियंका के ग्वालियर दौरे की तारीख भी तय हो गई है। प्रियंका 22 जुलाई को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सभा करेंगी। प्रियंका यहां सभा करके पूरे ग्वालियर चंबल में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगी। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद ये पहला मौका होगा जब गांधी परिवार का कोई सदस्य ग्वालियर चंबल में बड़ी सभा करेगा। ग्वालियर को सिंधिया का गढ़ कहा जाता है। अब इस गढ़ पर प्रियंका की नजर है।
2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को ग्वालियर चंबल में जबरदस्त सफलता मिली थी, लेकिन सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद यहाँ के सियासी समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं। ऐसे में कांग्रेस प्रियंका गांधी के सहारे अपने इस वोट बैंक को मजबूत बनाए रखना चाहती है। ऐसे में पार्टी लगातार यहाँ फोकस बनाए हुए है। जब प्रियंका ने जबलपुर रैली की थी, उस वक्त भी उन्होंने सिंधिया पर निशाना साधते हुए लोगों से अपील की थी कि इस बार गद्दारों को हराकर सबक सिखाएं। वहीं सिंधिया के साथ गए उनके समर्थक कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं। कई समर्थक कांग्रेस में लौट चुके हैं। वहीं कई विधायक कांग्रेस में जाने का मन बना रहे हैं, जिसकी वजह से सिंधिया बीजेपी में अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि जो कांग्रेस को छोड़कर गए थे, लेकिन आज भी कांग्रेस की विचारधारा में भरोसा करते हैं, तो उनके लिए पार्टी के दरवाजे खुले हैं। वहीं कांग्रेस के कई नेता भी सिंधिया के साथ गए विधायकों की वापसी के दावे कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने सिंधिया के लिए अपने दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। प्रियंका गांधी की रैली से बीजेपी में अभी से हलचल तेज है। सियासी हलचल तो महाराष्ट्र में भी तेज है। शरद पवार अपनी पार्टी एनसीपी को बचाने के लिए मैदान में हैं, तो अजीत पवार एनसीपी पर अपना दावा ठोक रहे हैं। अब इस लड़ाई में चाचा शरद पवार भतीजे अजीत पवार पर भारी नजर आ रहे हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। एनसीपी में किसका दबदबा रहेगा ये 5 जुलाई को साफ हो जाएगा, क्योंकि इस दिन एनसीपी के दोनों ही गुट शरद पवार और अजीत पवार ने पार्टी के सभी सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाई है। किस पक्ष में कितने सांसद विधायक पहुंचेंगे, उससे तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी। वैसे शरद पवार का खेमा धीरे धीरे कर मजबूत हो रहा है। पहले अजीत पवार के खेमे में गए 2 विधायक सतारा से मकरंद पाटिल और उत्तरी कराड़ से बाला साहेब पाटिल शरद पवार के पास वापस लौट आए हैं, और कई दूसरे विधायक भी वापसी की राह पर दिखाई दे रहे हैं। साफ दिख रहा है कि शरद पवार बाजी पलट रही हैं। इस बीच शरद पवार ने बागी विधायकों को चेतावनी दी है कि वो उनकी तस्वीर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मेरी तस्वीर का इस्तेमाल कौन करेगा ये मैं तय करूंगा। एनसीपी चीफ ने कहा कि हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल हैं और राज्य के बारे में वो ही फैसला करेंगे। इस बीच शरद पवार को कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी का भी साथ मिल गया है। उद्धव गुट के नेता अनंत गीते ने कहा कि उद्धव ने पार्टी कार्यकर्ताओं से पूछा था कि हमें क्या करना चाहिए। सभी ने राय दी कि एमवीए को मजबूत किया जाए। उद्धव ठाकरे अब पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे। दूसरी ओर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने शरद पवार से मुलाकात की। इसके बाद नाना पटोले ने कहा कि बीजेपी तानाशाही प्रवृत्ति वाली पार्टी है, उसको हम मिलजुल कर महाराष्ट्र की जमीन से उखाड़ फेंकेंगे। पटोले ने कहा कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे और मैं पूरे महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। एमवीए मजबूती से वापसी करता दिख रहा है, तो अजीत पवार डिप्टी सीएम बनकर भी मुश्किल में दिख रहे हैं। दरअसल सीएम शिंदे और शिवसेना के नेता अजीत पवार कैंप के लोगों को महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। दूसरी ओर एनसीपी एमवीए सरकार के समय जो मंत्रालय मिले थे वो ही मांग कर रही है। खासतौर पर वित्त और ऊर्जा मंत्रालय पर पेच फंस गया है। शिंदे और अजीत दोनों ही अड़ गए हैं। साफ है कि अजीत पवार अब फंसते हुए दिख रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में आए इस भूचाल से बीजेपी फिर सवालों में है। ये सवाल उठाए हैं राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने। महाराष्ट्र में जारी सियासी उथल पुथल के बीच राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी विपक्षी सरकारें गिराती है। सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में दखल देने की मांग की है। और क्या कुछ कहा है कपिल सिब्बल ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने आज बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बीजेपी पर पिछले कुछ सालों में कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में विपक्ष की सरकारें गिराने का आरोप लगाया है। कपिल सिब्बल ने कहा कि इस प्रवृत्ति पर कार्रवाई करना सर्वोच्च अदालत पर निर्भर करता है। उन्होंने ट्वीट करते हुए बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने लिखा है, बीजेपी ने पद और अन्य चीजों का लालच देकर इन निर्वाचित विपक्षी सरकारों को गिराया। उत्तराखंड 2016, अरुणाचल प्रदेश 2016, कर्नाटक 2019, मध्य प्रदेश 2020, महाराष्ट्र 2022। क्या कानून इसकी इजाजत देता है? अब जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय पर है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब कपिल सिब्बल ने बीजेपी पर इस तरह के आरोप लगाए हों। वो पहले भी बीजेपी के राजनीति करने के तरीके पर सवाल खड़े कर चुके हैं। आपको बता दें कि जाने माने वकील कपिल सिब्बल की ये टिप्पणी एनसीपी नेता अजीत पवार और 8 विधायकों के महाराष्ट्र की शिंदे बीजेपी सरकार में शामिल किए जाने के बाद आई है। सोमवार को भी सिब्बल ने महाराष्ट्र की सियासत में मचे घमासान के लिए बीजेपी को आड़े हाथों लिया था। उन्होंने ट्वीट कर बीजेपी पर तंज कसा था, लिखा था, पहले भ्रष्टाचारियों पर हमला करो, फिर भ्रष्टाचारियों को गले लगाओ। पहले उनकी जांच की गारंटी लें, फिर उनके समर्थन की वारंटी लें। जांच भी स्थगित। अब से ईडी सीबीआई का कोई तनाव नहीं।
कुछ सुनी सुनाई सी बात लगती है। लोकतंत्र की जननी अपना काम कर रही है। आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता अजीत पवार ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में रविवार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जबकि पार्टी के 8 अन्य नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली थी। अजीत पवार की इस बगावत से महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा है। सिब्बल के आरोपों से बीजेपी की चिंता जरूर बढ़ गई है। चिंता तो यूसीसी ने भी मोदी सरकार की बढ़ा दी है। समान नागरिक संहिता पर मोदी सरकार की तेजी विपक्षी दलों के सांसदों को रास नहीं आ रही है। यही वजह है कि विपक्षी सांसद सरकार के यूसीसी पर की जा रही पहल पर सवाल उठा रहे हैं और यूसीसी लागू किए जाने को लेकर मोदी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस ने यूसीसी को लागू करने की टाइमिंग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। समान नागरिक संहिता का मुद्दा पूरे देश में गर्म है। पीएम मोदी के हालिया बयान के बाद इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। कानूनी मामलों के संसदीय पैनल के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने यूसीसी में अपवाद की भी वकालत कर दी है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों को इससे अलग रखा जाना चाहिए। वहीं पैनल के कुछ विपक्षी सदस्यों ने सवाल किया कि आखिर इस समय लॉ कमीशन ने इस मुद्दे पर सलाह का सिलसिला क्यों शुरू कर दिया। विपक्षी सदस्यों ने कहा कि समान नागरिक संहिता का मुद्दा इसलिए उठाया गया है क्योंकि अगले ही साल लोकसभा के चुनाव है। बीजेपी इसे तूल देकर सियासी फायदा उठाना चाहती है। लॉ कमीशन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद पहली बार संसदीय स्थायी समिति की बैठक हुई, जिसमें लॉ पैनल के प्रतिनिधियों और कानून मंत्रालय के विभागों की बात सुनी गई। आपको बता दें कि पिछले महीने लॉ कमीशन ने एक पब्लिक नोटिस जारी करके यूसीसी से जुड़े अलग अलग लोगों और संगठनों से उनके विचार मांगे थे। संजय राउत ने इस सलाह के समय को लेकर सवाल किया, तो वहीं कांग्रेस के सांसद विवेक तनखा और डीएम के सांसद पी विल्सन ने लिखित में इस पर ऐतराज जताया है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि पहले के लॉ कमीशन भी यही बता चुके हैं कि यूसीसी फिलहाल जरूरी नहीं है। वहीं बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि समान नागरिक संहिता से आदिवासियों को बाहर रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर कानून में कुछ अपवाद होते हैं, जैसे कि कई ऐसे केंद्र के कानून हैं जो उत्तर पूर्व के राज्यों पर लागू नहीं होते हैं। अटकलें लग रही है कि बीजेपी सरकार मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता से जुड़ा विधेयक संसद में पेश कर सकती है। ये सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगा। लॉ कमीशन के अधिकारियों ने कहा है कि पब्लिक नोटिस जारी करने के बाद से 19 लाख प्रतिक्रियाएं मिल चुकी हैं। ये प्रक्रिया अभी 13 जुलाई तक चलती रहेगी। इस पैनल में कुल 31 सदस्य हैं, जिसमें से बैठक में 17 लोग ही हाजिर थे। डीबी लाइव की रिपोर्ट। यूसीसी पर आने वाले वक्त में बवाल होना लाजमी है। बवाल तो मणिपुर में भी मचा है। मणिपुर पिछले 62 दिनों से अशांत है। 2 महीने बीत जाने के बावजूद बीजेपी सरकार हालात काबू में नहीं कर पाई है। हर रोज प्रदेश से टकराव की खबरें सामने आ रही हैं। इस बीच सीएम एन बीरेन्द्र सिंह ने एक ऐसा फरमान जारी किया है जिससे हर कोई हैरान है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच शुरू हुए तनाव के बाद लगातार संघर्ष का दौर जारी है। अब तक 100 से ज्यादा लोगों की इस टकराव में जान जा चुकी है और हजारों विस्थापित हुए हैं। तमाम सुरक्षा व्यवस्था और हजारों सुरक्षा बलों की तैनाती के बावजूद हालात पर काबू नहीं पाया जा सका। रोजाना राज्य के अलग अलग इलाकों से टकराव की खबरें आ रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के सीएम एन बीरेन्द्र ने कहा कि कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए स्कूल 5 जुलाई से खुलेंगे। मई के पहले सप्ताह में जातीय संघर्ष शुरू होने के बाद से स्कूल बंद थे। सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राज्य के पहाड़ी और घाटी जिलों में स्थापित बंकरों को हटा दिया जाएगा, जबकि मैतेई और कुकी दोनों किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अतिरिक्त राज्य बलों को तैनात किया गया है ताकि कृषि गतिविधियां शुरू हो सके। कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल 5 जुलाई से शुरू होंगे। पूर्वोत्तर राज्य में 3 मई को जातीय संघर्ष शुरू होने के बाद से ही शैक्षणिक संस्थान बंद है। राज्य में शांति लाने के लिए सेना और अन्य केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है, जहां मैतेई और कुकी समुदाय के बीच 2 महीने तक हिंसा जारी रही, जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए, कई घायल हो गए और बड़ी संख्या में घर और पूजा स्थलों को नुकसान पहुंचाया गया। गौरतलब है कि मणिपुर के हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बवाल शुरू होने के बाद से अभी तक हालात जस के तस बने हुए हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात राजस्थान पेपर लीक मामले की। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस एक बार फिर सत्ता की चौखट को लांघने के लिए कमर कस चुकी है। इसी के मद्देनजर रूठे नेताओं को मनाने की कवायद जारी है। खासकर अब गहलोत पायलट को पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी झलक तब नजर आई जब उन्होंने पेपर लीक मामले में बड़ा फैसला लिया।
राजस्थान की सत्ता को फिर से पाने के लिए कांग्रेस पूरी जुगत में है, इसलिए वो जहां एक तरफ जनता को लुभाने के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है, तो दूसरी तरफ रूठे नेताओं को मनाने के लिए भी कोशिश की जा रही है। सचिन पायलट की नाराजगी को दूर करने के लिए अब सीएम गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल सीएम गहलोत ने अब पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की मांगों पर एक्शन लेने के लिए संकेत देना शुरू कर दिया है, जिसकी झलक पेपर लीक मामले में दिखाई दी। सीएम गहलोत ने ऐलान किया कि परीक्षाओं में पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए आगामी विधानसभा सत्र में बिल लाया जाएगा, जिसके तहत दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव को निर्देश किया गया है। आरपीएससी, डीओपी, आरएसएसबी और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा कर बेहतर प्रक्रिया तैयार करे। पेपर लीक के खिलाफ बनाए गए कानून में भी अधिकतम सजा का प्रावधान उम्र कैद करने के लिए आगामी विधानसभा सत्र में बिल लाने का फैसला किया गया है। इस फैसले को सचिन पायलट की मांग से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल पायलट ने 3 बड़ी मांगे गहलोत सरकार के सामने रखते हुए अल्टीमेटम दिया था। उसमें पेपर लीक से प्रभावित सभी अभ्यर्थी को आर्थिक मुआवजा देने, आरपीएससी को भंग कर परिवर्तन कर नए सिरे से चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्तियां करने, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के पिछले कार्यकाल में हुए कथित घोटाले और भ्रष्टाचार की जांच करने की मांग उठाई थी। पिछले दिनों सीएम गहलोत ने अलग अलग कर तीनों मांगों को खारिज कर दिया था, लेकिन पायलट ने भी कह दिया था कि वो पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि बीच का रास्ता निकालते हुए सीएम अशोक गहलोत ने पेपर लीक मामले में सजा का प्रावधान करने का बिल विधानसभा में लाने का फैसला कर अपने तरीके से सियासी मैसेज दिया है। अब देखना होगा कि इस फैसले से पायलट खुश होंगे या नहीं। तो इसी के साथ आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।